नमस्कार मित्रों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग संस्कृत भाषा परीक्षा पाठ्यक्रम से संबंधित सिलेबस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और यह भी देखेंगे कि जो स्टेट्स एग्जामिनेशंस में संस्कृत भाषा का जो पाठ्यक्रम है उसमें और CTET के पाठ्यक्रम में क्या अंतर होता है। क्योंकि CTET का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है और जो स्टेट टैट के पेपर्स होते हैं उसमें संस्कृत का पाठ्यक्रम जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। उसमें ग्रामर पोर्शन क्या होते हैं, थोड़े ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ CTET का जो पेपर होता है वह दो भागों में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहला होता है 15 जो नंबर के प्रश्न होते हैं वह गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं और जो 15 प्रश्न होते हैं वो आपके पेडागॉजी, आपके संस्कृत शिक्षण से संबंधित प्रश्नों का उसमें समावेश होता है, जो कि स्टेट टैट में ऐसा नहीं होता है। स्टेट टैट में पूरी जो संस्कृत से संबंधित चीज़ें होती हैं वो व्याकरण के अनुरूप आती हैं, प्लस आपका इस साल से अब देखा गया है पिछले कि अब संस्कृत शिक्षण को भी उत्तर प्रदेश जो आपका यूपी टैट का पेपर है उसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि CTET और आपका स्टेट टैट में क्या अंतर है और हम तैयारी करने में किन किन चीज़ों को अपने पास क्या करेंगे, रखेंगे और किन किन चीज़ों को उस तैयारी के दौरान हटा देंगे। तो सबसे पहले मैं आपके CTET का चर्चा कर लेता हूँ। तो CTET में क्या होता है कि जो आपका होता है कई स्तरों में प्रश्नों को पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 15 नंबर का जो प्रश्न होता है वह गद्यांश और पद्यांश आधारित होता है। ठीक है ना, अपठित गद्यांश, ठीक है ना, आधारीकृत निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न, मतलब जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं वो गद्यांश और पद्यांश के अनुरूप ही पूछे जाते हैं। जिस तरह का पैटर्न आपके हिंदी में फॉलो होता है वही सेम पैटर्न संस्कृत में भी फॉलो होता है कि गद्यांश और पद्यांश के माध्यम से ही क्या होता है, वो चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं आप देखिए, शब्द रूप, धातु रूप, कारक विभक्ति, उपसर्ग, इसके बाद है आपका प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष, विशेषण, लिंग और अव्यय। ये सब चीज़ें भी क्या है आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, इन चैप्टर से आपको प्रश्नों को क्या करना है, तैयार करके जाना है। अभी तक देखा गया है आयोग द्वारा यहाँ से बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्यय से पूछे गए हैं, उपसर्ग से पूछे गए हैं, संधि से हैं, समास से हैं, सर्वनाम, विशेषण, विशेष से या और बाकी टॉपिक से थोड़े से CTET का जो होता है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट उसमें थोड़े प्रश्न कम आते हैं, लेकिन आते हैं और जो भी आते हैं गद्यांश के माध्यम से पूछे जाते हैं। जब हमको आयोग ने सिलेबस मेंशन किया है तो हमको इन चीज़ों को देख करके क्या करना है, जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे भाग में देखते हैं इसमें क्या होता है, पद्यांश का। जिस तरह गद्यांश होता है उसी तरह क्या होता है, पद्यांश होता है और पद्यांश के माध्यम से भी वही सब्जेक्ट, ठीक है ना, एकम अपठित पद्यांशम। ठीक है, उसमें श्लोक आधारित चीज़ें, बिंदु संबंधित व्याकरण प्रश्न होते हैं जिसमें संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, लकार संबंधित प्रश्नों का क्या होता है, समावेश किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे विशेषण और विशेष और लिंग संबंधी प्रश्न भी उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको गद्यांश और पद्यांश के माध्यम से ये जितने भी चैप्टर्स हैं उनका भी ग्रामेटिकल पोर्शन तैयार करके आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जिसमें आपका वाच्य परिवर्तन, स्वर, व्यंजन, उच्चारण स्थान। ठीक है ना, इसमें आपका चीज़ों को पूछा जाता है कि किसका कौन सा उच्चारण स्थान है, वाच्य परिवर्तन के नियम, अशुद्धि संशोधनम और संस्कृत सूक्तम, ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, पूछी जाती हैं। इसके अलावा जो चौथे भाग में चीज़ें आती हैं वो आती है संस्कृत भाषा शिक्षण विधि, जिसमें आप देखेंगे कि संस्कृत भाषा शिक्षण विधि
संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत और जो आपका संस्कृत शिक्षण के प्रति जो अभिरुचि होती है उनसे संबंधित प्रश्नों को भी यहाँ पर क्या किया जाता है, डाला जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो आप देखेंगे आपका जिस तरह भाषा कौशल होता है उसी तरह यहाँ पे संस्कृत भाषा कौशल से संबंधित, जिसमें श्रवणम, ठीक है ना, पठनम, लेखनम, इसके बाद संस्कृत शिक्षण से संबंधित, ठीक है ना, जिसमें अधिगम, अर्जन, संस्कृत शिक्षणे, फिर है संप्रेषण, जिसमें आप कहते हैं समस्त संप्रेषण से संसाधनी, ठीक है ना, संस्कृत पाठ्य पुस्तकानि। तो ये सारी चीज़ें भी उसमें क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। ठीक है। तो ये जो है आयोग द्वारा सीटेट का सिलेबस क्या है, डिस्क्राइब किया गया है, जो आपका कई चरणों में क्या है, विभाजित होता है, लेकिन इसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है। बस अंतर ये हो जाता है कि यहाँ पर व्याकरण के पोर्शन कुछ कम हो जाते हैं और स्टेट टेट के एग्जामिनेशन में व्याकरण के पोर्शन थोड़े क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन जब भी आप सी टेट की तैयारी करें तो आप अपने आप को व्याकरण के कुछ ही चैप्टर तक सीमित रखें, सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना ये मेंशन किया गया है उतने ही चैप्टर्स को आपको पढ़ के जाना है, इसके अलावा और बाकी चैप्टर्स को पढ़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। सेम यही प्रोसेस हिंदी में भी होता है कि जब सीटेट का एग्ज़ाम देता है तो हम व्याकरण की चीज़ों को कम पढ़ के जाते हैं, जो जो मूल चीज़ें हैं बस उन्हीं को देखते हैं, बाकी समस्त व्याकरण पोर्शन को पढ़ के जाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन उसी के जस्ट विपरीत जब हम लोग सीटेट का पेपर देखते हैं तो वहाँ पर व्याकरण की चीज़ें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है, और यूपी टेट का पेपर देखते हैं तो वहाँ पर चीज़ें बढ़ जाती हैं। ठीक। तो अब हम लोग इन्हीं सिलेबस को डिस्क्राइब में देखेंगे कि इससे कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं और हमको क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे संस्कृत पाठ्यक्रम को डिटेल में कि संस्कृत पाठ्यक्रम में कौन कौन से चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स हमको छोड़ने हैं। सी टेट में आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि सी टेट के परिप्रेक्ष्य से चीज़ें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, और यूपी टेट में चीज़ें क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी बढ़ जाती है। वहाँ पर ग्रामर का जो पोर्शन होता है, व्याकरण का पोर्शन होता है, वह चीज़ें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं यूपी टेट में, और सी टेट में वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, वर्ण विचार, उसमें क्या आता है आपका स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हिंदी के लिए भी और संस्कृत के लिए भी। स्वरों को अच कहा जाता है संस्कृत में और व्यंजन को हल कहा जाता है। ठीक है ना। बस अंतर ये हो जाता है कि हिंदी में 11 स्वर हम काउंट करते हैं और संस्कृत में हम लोग 9 स्वर काउंट करते हैं, अ, ई, उ, री और री। तो ये क्या होते हैं, 9 स्वर हमारे संस्कृत में है और हिंदी में हमारे 11 हैं। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा आपका संस्कृत का इतिहास देख लेंगे कि भाई संस्कृत शब्द का निर्माण कैसे हुआ। समधन, क्रीधन, कत, इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित। ये सारे शब्द क्या होते हैं, संस्कृत को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। व्याकरण क्या होती है, यहाँ पर फिर आती है बात, चर्चा होती है त्रिमुनि की। जब चर्चा होती है तो आप देखेंगे तो त्रिमुनियों की चर्चा होती है, और त्रिमुनियों में कौन कौन लोग आते हैं, जैसे पाणिनि, कात्यायन और पातंजलि। तो पूछा भी जा सकता है कि भाई त्रिमुनियों में कौन से व्यक्ति नहीं आते हैं, या ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है ना। कात्यायन को क्या एक और उनका नाम है, वरुचि भी उनको कहा जाता है। तो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी था तो उसी के आधार पर उनको क्या कहता है, सूत्रकार भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि जो अष्टाध्यायी है उसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में लगभग 4-4 पाद हैं, और उन्हीं को मिला करके क्या बनते हैं, टोटल 32 पादों का क्या होता है, निर्माण होता है। और वही लगभग 4000 के आसपास तो सूत्रों का निर्माण किया गया है। ठीक है। महर्षि जो क्या कहते हैं आपके पाणिनि हैं, उन्होंने क्या किया था, अष्टाध्यायी का क्या किया था, निर्माण किया था, और उसी के ऊपर कात्यायन ने उनके सूत्रों पर क्या लिखा, वार्तिक लिखा, और जिस कारण ही कात्यायन को वार्तिकार भी कहा जाता है। पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई वार्तिकार किसे कहते हैं, तो आपको उत्तर मानना रहेगा कात्यायन। महर्षि जो पतंजलि थे
उन्होंने भी लगभग 8,000 सूत्रों पर जो विस्तृत था भाष्य लिखा, जिस कारण उन्हें क्या कहा जाता है, महाभाष्य भी कहा जाता है, और इन्हें व्याकरण शास्त्र के भाष्यकार भी कहा जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी क्या करनी है, हमको देखनी है। और वर्ण तथा अक्षर में अंतर देखना है, आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुल्ल स्वर, जो आपके स्वर के भेद होते हैं उनको देखना है कि मूल स्वर क्या है, संयुक्त स्वर क्या है, ये सब चीज़ों को भी आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। जैसे ही आप व्यंजन में जाते हैं तो व्यंजन को आपने देखा कि हल कहते हैं, और सभी व्यंजन जो होते हैं हल प्रत्याहार में क्या होते हैं, समाहित होते हैं। और कहा जाता है कि जो 33 व्यंजन होते हैं, जो माहेश्वर सूत्र है उसके हैवरट से लेकर के जो हल तक सूत्र में कहा गया है उसके बारे में उनकी चर्चा कही गई है, ठीक है ना। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि आपका स्पर्श व्यंजन होगा, फिर यण प्रत्याहार होगा, फिर शल प्रत्याहार होगा। तो ये सब चीज़ें आपने मतलब पढ़ी नहीं होगी तो आपको लगेगा कि क्या क्या आप बोल रहे हैं। तो वीडियो लंबा ना खींच जाए, क्योंकि सिलेबस के बारे में हमको डिस्कशन करना है, उसके मूल उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में वर्णन हमको बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता अभी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं प्रत्याहार के बारे में, ठीक है। तो प्रत्याहार जब देखते हैं तो प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ ही होता है संक्षेपीकरण, और यहाँ पर उसके बारे में देखेंगे। महेश्वर सूत्र के जो इति संज्ञक वर्ण है उनसे मिल के बनने वाले जो 42 प्रत्याहार हैं उनके बारे में भी क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। वर्णों के जितने उच्चारण स्थान हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, जिसमें कंठ, तालु, जिह्वा, ओठ से आपसे, ठीक है ना, मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्णों के बारे में क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या करनी है, पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और जितने भी आपके समृद्ध स्वर हैं, विवृत स्वर हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है। फिर आती है समास की बारी। समास में आपको क्या करना पड़ेगा, तो समास यहाँ पर एकदम हिंदी की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा तत्पुरुष समास में क्या होता है, चीज़ें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, और वही चीज़ें क्या होती हैं, उसको हिंदी से क्या कर देती हैं, अलग कर देती हैं। इसके अलावा बाकी कोई भी मूलभूत अंतर नहीं होता है। संधि के विषय में आप जानना चाहते हैं तो संधि में भी क्या होता है कि हम लोग हिंदी में जो संधि पढ़ते हैं उससे और संस्कृत की संधि में बस इतना ही अंतर होता है कि संस्कृत में जो संधि होती है उसे हम सूत्रों के माध्यम से पढ़ते हैं, और हिंदी में हमें सूत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको हम लोग डायरेक्टली पढ़ते हैं, ठीक है। और हिंदी में हम लोग 5 संधियों का क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि, यण। लेकिन यहाँ पर चीज़ें क्या हो जाती हैं, थोड़ा सा बढ़ जाती हैं। पूर्व रूप संधि बढ़ जाती है, पर रूप संधि बढ़ जाती है, प्रकृति भाव संधि बढ़ जाती है, ये सब चीज़ें भी क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। और स्वर संधि से संबंधित जो भी अपवाद हैं, कुछ सूत्र और वार्तिक हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है, ठीक है। व्यंजन संधि में भी जब जाएंगे तो कई नई चीज़ों को यहाँ पर हिंदी के मुकाबले क्या होती है, बढ़ जाती हैं, उन चीज़ों को भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, वर्णन किया जाएगा, ठीक है। अगला आता है हमारा उपसर्ग एवं अव्यय। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे गद्यांश और पद्यांश के माध्यम से पैराग्राफ में प्रश्नों को पूछा जाता है। तो इसमें पूछता है कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, इस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो वो सारे चीज़ें भी यहाँ पे क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरा सिलेबस आपका संस्कृत का है, इसमें से कुछ चीज़ें सीटेट में पढ़नी है और बाकी सारी चीज़ें आपको टेट, जो आपका स्टेट टेट होता है, यूपी टेट होता है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद आता है हमारा प्रत्यय का नंबर, ठीक है ना। प्रत्यय में भी हमको क्या करने हैं, कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ठीक है ना, ये सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रत्यय हैं, इन सभी प्रत्ययों को आपको क्या करना है, पढ़ना है। और प्रत्यय इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि गद्यांश और पद्यांश के माध्यम से चीज़ों को वहाँ पर पूछा जाता है, ठीक। वाच्य परिवर्तन भी आपका टेट के एग्जामिनेशन में क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। सी टेट में तो अभी तक इससे कोई प्रश्न नहीं देखा गया है हाल में, लेकिन
आपके अगर आप स्टेट टेट देते हैं तो वहाँ पर इसमें क्या है, चीज़ें पूछी जाती है। अगर कहा जाता है कि जब किसी वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता होती तो कर्म, और भाव की प्रधानता होती तो भाववाच्य। ठीक है, और यहाँ पर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन और कर्मवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन, ये तरह के कुल मिलाकर 6 तरह के आपके कंपैरिजन चलते हैं। इनको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ते हैं। अगला देखेंगे आपके टैट के लिए इम्पोर्टेंट व्याकरण शास्त्र की प्रसिद्ध संज्ञाएं। ठीक है ना, तो जितने भी व्याकरण शास्त्र की प्रसिद्ध संज्ञाएं होती हैं तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। और जितनी भी आपके महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, विभक्तियां हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपको बहुत ही आवश्यक बन जाती है। उसमें वृद्धि संज्ञा, संयोग संज्ञा, गुण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, ठीक है, अनुनासिक संज्ञा, निष्ठा संज्ञा, घ संज्ञा, ठीक, विभाषा संज्ञा, उपधा संज्ञा, पद संज्ञा, घी संज्ञा, प्रत्यय संज्ञा, सत संज्ञा, तमाम तरह की संज्ञाएं होती हैं। उनके बारे में लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति, कारक, गण, लकार, ये सारी चीज़ें भी आपको क्या करनी है, संस्कृत में पढ़नी है। जिसमें से आपका सी टेट के लिए केवल 1 या 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा आपको किस में पढ़ना है, यूपी टेट के लिए पढ़ना है। सी टेट में इन सब चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, सी टेट का सिलेबस छोटा है, मैंने इसीलिए सी टेट का पहले आपको बताया, और यूपी टेट का ये पूरा डिटेल है। अगर आप इन दोनों यूपी टेट की पूरी तैयारी करते हैं तो आपको सी टेट की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप मैक्सिमम ग्रामर की चीज़ों को पढ़ चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले यूपी टेट में आपका पेडागॉजी सेक्शन नहीं आता था, लेकिन विगत 2 वर्षों से उसने सिलेबस में इस चीज़ को ऐड कर दिया है। वो अलग है कि प्रश्नों की संख्या अभी कम है, लेकिन आने वाले भविष्य में इसके प्रश्नों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब आप देखेंगे कि विलोम आ गया, आपका पर्यायवाची आ गया, शरीर के अंगों के नाम, परिवार, परिवेश, पशु पक्षी, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत में नाम, ये सब चीज़ें भी क्या होती हैं, इसमें पूछी जाती हैं। अगला है कारक। कारक भी क्या होता है, कारक भी सब विभक्तियों के आधार पर होता है। बस इसमें अंतर ये आ जाता है कि पहले जो कारक था कि हम विभक्ति को देख करके हम पहचान जाते थे कि हाँ भाई ये कारक है और इसमें ये चीज़ें आती हैं, और इसके विभक्ति के अनुसार हम उसको पहचान लेंगे। लेकिन अब कारक बिना भाव परिवर्तन के आप कारक को पहचान नहीं सकते इतनी आसानी से। ठीक है ना, तो कहते भी हैं कि क्रियाम करोति इति कारकम, तो उसके अंतर्गत प्रथम माँ, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आती हैं विभक्तियाँ। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए से, संबंध का के की रा रे री में पै पर, संबोधन हे हो हरे, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपकी कारक के अंतर्गत आती हैं। तो वो चीज़ें भी आपको क्या करनी है, पूरी पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद आप देखेंगे तो आप देखेंगे शब्द रूप की बात आती है। तो शब्द रूप में जब आएंगे तो उसमें क्या होता है, आकारांत, ईकारांत, पुल्लिंग, ये सब चीज़ें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक वचन आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये सब चीज़ें भी क्या करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा। लकार के अंतर्गत देखना पड़ेगा, फिर आपको शब्द रूप के अंतर्गत देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें क्या हैं, इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं यहाँ पर, जिसमें आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के क्या अंतर्गत चीज़ें पूछी जाती हैं, जिसमें आपके रूप चलते हैं। जैसे चलता है रामः, रामो, रामः, जो आपके चलते हैं श्याम, श्यामो, श्यामः, ये रूप आप जो पढ़ते हैं बचपन में, वो सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, आती हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, बहुत ईजी होता है ये। इसके बाद होता है सर्वनाम रूप, ये आपका टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको सी टेट में इससे बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपका देखते हैं धातु रूप। धातु रूप अभी मैंने बताया ही कि धातु रूप में भी क्या होता है, आपको चीज़ों को क्या करना है, ये सारी जितने भी धातुएं हैं इनके बारे में क्या है, आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद जो आता है संस्कृत की जो आपकी संख्याएँ हैं उनके बारे में भी चर्चाएँ करती है कि कौन कौन सी संख्या का क्या क्या नाम है।
तो ये भी आपका स्टेट टैट के लिए इम्पोर्टेंट है। और कवि और लेखकों की रचनाएं और संस्कृत के जो सूक्तियाँ होते हैं, जैसे हिंदी में स्टेटमेंट्स होते हैं, यहाँ पे सूक्तियाँ होती हैं, और अपठित अनुच्छेद, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पूरा डिटेल सिलेबस क्या है आपका स्टेट टैट के एग्जामिनेशन का है। लेकिन इसमें से थोड़ी सी जो चीज़ें हैं, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, लकार हो गया, विशेषण विशेष हो गया, ठीक, ये सब चीज़ें आपको, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, बस आपको सी टैट में पढ़ के जानी है। बाकी आपको ये सारा डिटेल में पढ़ के जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी आपको सारा स्टेट टैट। लेकिन जो ये भाषा विकास का सिद्धांत है, तो इसके अंतर्गत आपको सी टैट में भी आपको पूरा पढ़ के जाना है और स्टेट टैट में भी। तो पहला आता है अधिगम और अर्जन, ठीक है ना। फिर है भाषा अध्ययन के सिद्धांत, जिसमें सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं उसके बारे में। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका, ये देखेंगे। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ, विकार, कक्षा कक्ष की समस्याएं, इसके बारे में देखेंगे। भाषा कौशल देखेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता का मूल्यांकन, इनके बारे में पढ़ेंगे। भाषा अध्ययन से संबंधित सामग्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया, बहुभाषी संसाधन। और अंतिम जो होता है वो आपका होता है उपचारात्मक शिक्षण, जिसको निदानात्मक शिक्षण भी कहा जाता है। उसी के अंतर्गत क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण आता है। तो ये जो आपका सिलेबस है, ये संस्कृत का संपूर्ण सिलेबस है, जिसके अंतर्गत संस्कृत के सभी विषय वस्तुओं को क्या किया गया है, डाला गया है, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सी टैट में ये पूरा पढ़ कर जाने की आवश्यकता नहीं है। सी टैट के लिए मैंने जो सिलेबस स्टार्टिंग में आपको बताया है, केवल उतना ही पढ़ कर जाने की आवश्यकता है। लेकिन जब आपका होम स्टेट का एग्ज़ाम देंगे, स्टेट टैट का एग्ज़ाम देंगे, यूपी टैट का एग्ज़ाम देंगे, तो आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ कर के जाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका संस्कृत का पूरा सिलेबस क्या है, डिस्कशन है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जैसे ही समय होगा तो हम लोग एक एक चैप्टर को पूरा डिटेल में क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। संस्कृत का पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे, एक एक टॉपिक्स का, एक एक चीज़ों को ढंग से पढ़ेंगे, जिससे आपका संस्कृत में बहुत ही अच्छा नंबर आ सके, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।